में सुबह के 9 बज गए हैं और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की। जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें सबसे खास सीट जिस पर सबकी नजर है वो है इंदौर की सांवेर सीट। यहां पर अब चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी बताया जा रहा है बीजेपी की प्रदेश इकाई ने रमेश मेंदोला को सौंपी है। रमेश मेंदोला जो इस वक्त इंदौर क्षेत्र क्रमांक 2 से विधायक हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है और इसके अलावा मालवा की 5 सीटों की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को सौंपी है। बता दें आपको, रमेश मेंदोला जो बीजेपी के एक वरिष्ठ विधायक हैं, कैलाश विजयवर्गीय के बेहद करीबी माने जाते हैं, नजदीकी माने जाते हैं और इंदौर की सांवेर से बीजेपी के बताया जा रहा है तुलसी सिलावट के चुनाव लड़ने की जो अटकलें हैं उसमें फिलहाल रमेश मेंदोला की एक अहम जिम्मेदारी बीजेपी इकाई ने तय की है। हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए इंदौर से हमारे संवाददाता पीयूष पारे लाइव जुड़ गए हैं। अब पीयूष, जल्द ही मध्य प्रदेश के जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से मालवा की अगर हम सांवेर सीट की बात करें तो इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि संभावित उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस से एक तरफ प्रेमचंद गुड्डू, बीजेपी से संभावित तुलसी सिलावट, ये जिम्मेदारी अब कैलाश विजयवर्गीय के अलावा रमेश मेंदोला को सौंपी है। इस पर्टिकुलर सीट पर कितनी खास रहेगी जिम्मेदारी? देखिए, अगर बात करें दीपक, तो 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा रही है और खींचतान भी कहीं न कहीं सियासी गलियारों में देखने को मिल रही है। लिहाजा हम लोग मालवा निमाड़ की 5 सीटों की बात करें तो उन सीटों में से जो सांवेर की सीट है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मंत्री हैं तुलसी सिलावट, वे कहीं न कहीं यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे, ये बात लगभग तय हो चुकी है। दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो कांग्रेस में से भी कहीं न कहीं यहाँ पर जो समीकरण है वो यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी छोड़कर फिर से कांग्रेस में वापसी करने वाले प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। फिलहाल कहीं न कहीं ये समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा इस सीट पर कहीं न कहीं एक लंबी कश्मकश देखने को मिलेगी। ऐसे में जब पार्टी आलाकमान यानी कि भाजपा ने जब मालवा निमाड़ की सीटों पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी सौंपी है तो उन्होंने इसके लिए रणनीति भी बनाना शुरू कर दी है और यही वजह है कि सांवेर जैसी महत्वपूर्ण सीट पर अब कहीं न कहीं जो अपने कब से सबसे करीबी हैं कैलाश विजयवर्गीय के विधायक रमेश मेंदोला, उन्हें कहीं न कहीं यहाँ पर प्रबंधन का पूरा जिम्मा सौंपा गया है। दरअसल रमेश मेंदोला वे विधायक हैं जिनकी गिनती मध्य प्रदेश के कद्दावर विधायकों में होती है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक भी वे रहे हैं और चुनावी मैनेजमेंट के साथ साथ में प्रबंधन में और साथ ही टीम वर्क को लेकर कहीं न कहीं वे काफ़ी सक्रिय भी नजर आते हैं और माहिर भी माने जाते हैं। लिहाजा सांवेर जैसी बड़ी सीट पर अब रमेश मेंदोला को यहाँ पर पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है और पूरी कमान अब प्रबंधन की रमेश मेंदोला संभालेंगे और यही वजह है कि कल देर रात भी कैलाश विजयवर्गीय रमेश मेंदोला के साथ में यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक रहे हैं राजेश सोनकर बीजेपी के, उनके घर मुलाकात करने पहुंचे। चुनाव को लेकर कई समीकरणों पर चर्चा हुई, कार्यकर्ताओं को लेकर कहीं न कहीं यहाँ पर चर्चा हुई और आज भी महत्वपूर्ण बैठकें यहाँ पर होगी। तो कुल मिलाकर अब दीपक कहा जा सकता है कि सांवेर के इस संग्राम में आखिर ऊंट किस करवट बैठता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन उससे पहले समीकरणों को साधने में बीजेपी भी जुट गई है, कांग्रेस भी यहाँ पर पूरी तरह से ताकत लगा रही है। तो ऐसे में चुनाव दिलचस्प होगा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, अब देखना होगा पीयूष, क्या रमेश मेंदोला भेद पाते हैं सांवेर की सीट को और क्या यहाँ से बीजेपी अब जीत को दर्ज करने में कामयाब हो पाती है, ये फिलहाल देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। और चलिए अब बात करते हैं शराब ठेकेदारों की, जो लगातार अपनी मांगों के आगे सरकार के सामने लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन वो अड़िग हैं अपनी मांगों को लेकर। हाईकोर्ट से, जबलपुर हाईकोर्ट से फैसला भी आ गया कल, लेकिन उसके बाद भी शराब ठेकेदार नहीं झुक रहे सरकार के आगे। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, छिंदवाड़ा सहित कई अलग अलग शराब दुकानों के जो जिलों में लाइसेंस बताए जा रहे हैं उसके सरेंडर के लिए फिलहाल सरकार की नीतियों के खिलाफ ये शराब ठेकेदार कोर्ट गए थे, लेकिन अभी भी एक टकराव की स्थिति देखी जा रही है। कोर्ट ने कल शराब व्यापारियों को झटका दिया था। कोर्ट ने कल साफ कह दिया था कि राज्य सरकार ने जो कहा है उसके मुताबिक आप काम करें। 2 दिन तक सुनवाई हुई हाईकोर्ट में, लेकिन कोई नतीजा शराब ठेकेदारों के पक्ष में नहीं आया। 3 दिन में दुकान सरेंडर करने की बात हाईकोर्ट ने कही और सरकार के नीतियों के आधार पर ही दुकान खोलने की बात हाईकोर्ट ने कही, लेकिन कहीं ना कहीं शराब ठेकेदारों की अड़ियल रवैये को हम कहें या शराब ठेकेदारों की एक जो मांग है सरकार से वो पूरी नहीं हो पा रही। हाईकोर्ट में भी मसला गया, लेकिन अब तक बात बनी नहीं। हम रुक करेंगे, आकर्ष शर्मा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। आकर्ष, हम देख रहे हैं कि लगातार शराब ठेकेदार तो अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक टकराव की स्थिति निर्मित हो रही है।
दीपक, साफ तौर पर टकराव जारी है। जिस तरीके से शराब व्यापारियों ने साफ तौर पर दुकानें बंद कर दी थी, सरकार की नीतियों को मानने से इनकार किया था और उन्होंने कोर्ट का रुख भी किया, और अब कोर्ट ने भी साफ कर दिया है या तो सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों पर आप चलें, 3 दिन में शपथ पत्र दें, या फिर आप आपका लाइसेंस सरेंडर करें। तो सरकार उन सरेंडर लाइसेंसों पर फिर से जो है नए लाइसेंस रिन्यू कराएगी। तो साफ तौर पर यही है कि शराब ठेकेदारों ने पहले तो सरकार के जो नीतियां हैं उनको नहीं माना, और अब जो कोर्ट ने फैसला किया है, कोर्ट का फैसला मानते हुए उन्होंने जो प्रदेश सरकार की नीतियों का बहिष्कार करते हुए अधिकांश जो भोपाल, इंदौर, जबलपुर जो अधिकांश बड़े व्यापारी जो हैं, जो लिकर एसोसिएशन के सदस्य भी हैं, उन तमाम जो लोग हैं उन्होंने जो नीतियों को ठुकराते हुए लाइसेंस सरेंडर कर दिए हैं। कल काफी जिलों के जो व्यापारियों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया। हालांकि कुछ जो व्यापारी हैं उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। तो जो व्यापारी सरेंडर नहीं कर रहे हैं वो 3 दिन में अपना शपथ पत्र देंगे और सरकार की नीतियों के साथ चलेंगे। बाकी शराब की जो दुकानें हैं उनका फिर से लाइसेंस किया जाएगा और आने वाले दिनों में ये शराब दुकानें बंद रहेंगी जब तक कि दीपक नए लाइसेंस नहीं हो जाते हैं। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने, शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आकर्ष। तो फिलहाल अब देखना होगा कि आखिर क्या आगे रुख होता है शराब ठेकेदारों का। भोपाल से खबर, जहां पुलिस मुख्यालय ने पीएचक्यू ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वार्निंग दी है। एक लेटर जारी करते हुए चेताया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव ना डालें पुलिस अधिकारी। किसी भी प्रकार के दबाव को अनुशासनहीनता माना जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने ये निर्देश जारी किए हैं। लेटर की कॉपी आपको दिखा रहे हैं, और किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव के जरिए ट्रांसफर पोस्टिंग न डालने की ये एक तरह से वार्निंग लेटर के जरिए पीएचक्यू ने, पुलिस मुख्यालय ने जारी की है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे धीरे खुल रहा है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खुल जाएंगे, लेकिन यहां जाने के लिए आपको नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस और होटल बंद रहेंगे और सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर के ही मॉल्स को खोलने की इजाजत होगी। साथ ही 65 साल की उम्र से ज्यादा के लोग, कई बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी काम या स्वास्थ्य जरूरतों के अलावा घर में रहने की हिदायत दी गई है। शॉपिंग मॉल्स को भी इस बारे में ध्यान रखने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। धार्मिक स्थलों के लिए जो गाइडलाइंस जारी हुई है उसके मुताबिक 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगी। श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थल में प्रवेश द्वार पर हाथों को सैनिटाइज करने की अनिवार्यता होगी। सभी श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी। इसके अलावा बिना लक्षण वाले श्रद्धालुओं को ही धार्मिक स्थल में जाने की इजाजत होगी। अगर किसी को खांसी, जुकाम, बुखार आ रहा है तो उसे तुरंत रोक दिया जाए। फेस मास्क पहने लोगों को ही सिर्फ प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा जूते, चप्पल श्रद्धालुओं को खुद ही गाड़ी में उतारने होंगे। मूर्ति छूने, प्रसाद बांटने या जल छिड़कने पर पाबंदी रहेगी। भजन मंडलियों को इजाजत नहीं होगी। बैठने के लिए घर से ही आपको आसन लाना होगा, चटाई लाना होगी। होटल्स की गाइडलाइंस की बात करें तो एंट्रेंस गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा। बिना लक्षण वाले स्टाफ और गेस्ट को होटल में आने की इजाजत। सभी को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों को ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा वाहनों के स्टीयरिंग, दरवाजे के हैंडल, चाबियां, उन्हें सैनिटाइज करना जरूरी होगा। कर्मचारियों और सामानों के लिए अलग से एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की जाए। होटल में एंट्री के लिए लगने वाली कतार में 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। साथ ही लिफ्ट में लोगों की संख्या कम हो और चेक इन, चेकआउट के लिए होटलों के QR कोड की व्यवस्था हो। ऑनलाइन फॉर्म, डिजिटल पेमेंट अपनाना होगा और गेस्ट की ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन करना होगी। मेडिकल स्टेटस के साथ साथ ID भी देना होगी। रेस्टोरेंट्स की बात करें तो रेस्टोरेंट्स में बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होनी चाहिए। डिस्पोजेबल मेनू का उपयोग करना होगा। डिस्पोजेबल और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट में बैठकर खाने के बजाय टेक अवे पर जोर देना होगा। होम डिलीवरी से पहले होटल कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग करना होगी। किचन को सैनिटाइज करना होगा।
दफ्तरों के लिए गाइडलाइंस जो जारी हुई है उसके मुताबिक एंट्री गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर का होना ज़रूरी होगा। थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले ड्राइवर गाड़ी ना चलाएं। दफ्तरों में फेस मास्क पहनना ज़रूरी होगा। साथ ही दफ्तरों में विजिटर्स की एक कॉमन एंट्री, आम एंट्री की जाए। टेम्परेरी पास कैंसिल किए जाए। बैठकों को जहां तक हो सके टाला जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए। दफ्तरों में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगाए जाए और संक्रमण से बचाव के पोस्टर्स के जरिए लोगों को अवेयर किया जाए। राजधानी भोपाल में बाजार खुलने और बंद होने को लेकर जिला प्रशासन बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब मुख्य बाजार की हर दुकान को नगर निगम की ओर से 1, 2 या 3 नंबर दिया जाएगा। 1 नंबर की दुकान हफ्ते के पहले 2 दिन खुलेगी। 2 नंबर की दुकान अगले 2 दिन खुलेगी। वहीं सप्ताह के आखिरी 2 दिन 3 नंबर की दुकानें खोलने की अनुमति होगी। रविवार को सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी। दरअसल प्रशासन ने जब से लॉकडाउन में छूट दी है तभी से कोरोना के मामले भोपाल में अचानक बढ़ने लगे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे। बाजार में भीड़ भाड़ कम करने के मकसद से इस बदलाव को फिलहाल किया गया है। हमने भोपाल में भीड़ न हो ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए अलग अलग दिनों में शॉप को खोलने का एक रोस्टर बनाया हुआ है। अब उसके साथ हमने एक एडिशनल यह चीज करी है कि दुकानों पे नंबर रहेंगे 1, 2, 3। क्योंकि 33% दुकानें अलाउ हैं तो एक दिन में 1 खुलेगी, फिर दो दिन हफ्ते में 1 नंबर खुलेगा, 2 दिन हफ्ते में दूसरा नंबर खुलेगा और तीसरा नंबर शेष 2 दिनों में खुलेगा और 1 दिन ऑफ रहेगा। इस व्यवस्था से हम लोग यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो और व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के भोपाल टाकीज इलाके में मौजूद हैं। जिस तरीके से जिला प्रशासन ने जो नया नियम निकाला है कि एक सप्ताह में 2 ही दिन 1 दुकान खुलेगी, इसको लेकर बाकायदा इस तरीके की जो बैनर है वो एक एक दुकानों पर लगाया गया। जैसे इस दुकान पर लगाया गया नंबर 2 नंबर दुकान है ये। बुधवार गुरुवार इस दुकान को खोला जाएगा, बाकी सप्ताह के 5 दिन इस दुकान को बंद रखा जाएगा। ऐसे 1 नंबर में जो है सोमवार मंगलवार को खोला जा सकता है, 2 नंबर में बुधवार गुरुवार और जो 3 नंबर दुकान है उसमें कहीं ना कहीं शुक्रवार शनिवार को दुकान खोली जाएगी। रविवार के दिन अवकाश रहेगा। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ भोपाल टाकीज इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। बाकायदा तमाम जो लोग हैं, ग्राहक हों या फिर दुकानदार हों, सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं। बाहर जो भी पहुंचता है तो उसके लिए सैनिटाइजेशन कराने के लिए हाथ में जो कार्य करने वाले लोग हैं वो सैनिटाइजर की बोतल रखे हुए। जो भी लोग पहुंचते हैं उनका पहले हाथ क्लीन कराया जाता है, उसके बाद ही एंट्री दी जाती है। तो साफ तौर पर जो जिला प्रशासन ने नए नियम जो रोस्टर निकाला है उसका कारण यही है कि कोरोना में जो संक्रमण न फैले, कम से कम दुकानें खुलें, लोगों को जो आवश्यक चीज़ें हैं वो भी मिल सकें, लेकिन दुकानों में भीड़ न लगे। दूसरा, दुकानें कम खुलें। इसी के लिए नया नियम ये लागू किया गया है कि हफ्ते में 1 दुकान 2 ही दिन खुलेगी। इसी को लेकर अलग अलग भोपाल शहर के अलग अलग इलाकों में इस तरीके के पोस्टर लगा दिए गए हैं। कैमरा पर्सन कमलेश यादव के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। अगर आप या आपके परिवार का कोई छात्र 12वीं कक्षा में है तो ये खबर आपके काम की है। 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत अगर कोई विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव है या उसके परिवार का कोई सदस्य क्वारंटीन किया गया है तो वो 12वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं दे सकेगा। हालांकि कंटेनमेंट क्षेत्र के सभी विद्यार्थी परीक्षा दे सकेंगे। प्रदेश के 24 कंटेनमेंट क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों को भी बदला गया है। इसमें सबसे ज्यादा इंदौर के परीक्षा केंद्र हैं। वहीं भोपाल का सिर्फ 1 परीक्षा केंद्र बदला गया है। हर परीक्षा केंद्र पर एक आइसोलेशन या रिजर्व कक्ष भी बनाया जाएगा। बता दें कि राजधानी में 3000 सहित प्रदेश भर में करीब 20,000 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। प्रदेश भर के 3,657 परीक्षा केंद्रों पर करीब 8 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। कुछ दिनों की राहत के बाद इंदौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में फिर उछाल आ गया। गुरुवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक शहर के 54 और पॉजिटिव मरीज शहर से मिलने की पुष्टि हुई है। शहर में अब ये 54 नए मरीज आए हैं और अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,500 के पार पहुंच गई है। शहर में कोरोना की वजह से 4 और लोगों की मौत हुई है और इन्हें मिलाकर अब इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 149 हो गई है। 149 जो है लोग अब तक इंदौर शहर में कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और अब शहर में 1,295 एक्टिव मरीज हैं। वहीं
स्वास्थ्य विभाग सतर्क है, अलर्ट पर है और सैंपल बढ़ाकर जांच करने की कवायद कर रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के 93 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर में 6 नए केस मिले हैं। इनमें पत्रकार की बेटी और उरला की फैक्ट्री में काम करने वाला एक श्रमिक भी शामिल है। इसी फैक्ट्री के श्रमिक की कोरोना संक्रमण से पहले मौत हो चुकी है। वहीं बिलासपुर में सिम्स के 2 जूनियर डॉक्टर सहित 17 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही जशपुर में 19, जांजगीर में 9, रायगढ़ में 5, कवर्धा में 4, बलौदाबाजार व गरियाबंद में 3, सूरजपुर में 2, राजनांदगांव में 6 और महासमुंद में 19 नए मामले मिले हैं। वहीं 17 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केस 500 के पार हो गए, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 771 हो गई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी में कुल मरीजों की संख्या 25,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 रेल कोच को कोरोना वार्ड में तब्दील किया गया है। ये सभी रेल कोच शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन पर कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए खड़े हैं। रेलवे के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर के मुताबिक जिनमें कोरोना के कम सिम्टम्स हैं, उन्हें इस रेल कोच में रखा जाएगा। हर कोच में 16 बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। साथ ही हर कोच में डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। बता दें कि दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 1359 नए केस सामने आए हैं और कुल मौत का आंकड़ा 650 तक पहुंच गया है। वहीं 24 घंटे में कोरोना ने 22 लोगों की जान ले ली है। भोपाल से खबर, जहां राज्य सरकार अब बताया जा रहा है 19,000 करोड़ का कर्ज ले सकेगी। मध्य प्रदेश की मांग पर केंद्र सरकार ने जो कर्ज देने की सीमा है उसे बढ़ा दिया है और 4 नए सुधारों के बाद कर्ज मिल सकेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू करने पर 2,372 करोड़ का कर्ज। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लागू करने पर 4,746 करोड़ का कर्ज मिल सकेगा। स्थानीय शहरी निकाय को सुधार करने पर 11,864 करोड़ रुपए का कर्ज मिल सकेगा और अच्छा विद्युत क्षेत्र में सुधार करने पर 14,237 करोड़ रुपए का कर्ज मिल सकेगा। सुरक्षा बलों ने जम्मू में राजौरी जिले के कालाकोट में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना ने मयारी इलाके में इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया था और इसी राजौरी जिले में सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर वायलेशन किया, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया है। बता दें कि राजौरी पूंछ रेंज में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। फिलहाल ये तय नहीं है कि यह आतंकी किस संगठन से है। देर रात तक इलाके में रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। सेना के पीआरओ ने यह कंफर्म किया है कि उन्होंने एक आतंकी को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने खुलासा किया है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान जब से सुरक्षा बलों ने घाटी में टॉप कमांडर को खत्म किया है, तब से आतंकी दक्षिण कश्मीर से अपना बेस राजौरी और पूंछ में शिफ्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तैनात भारतीय राजनयिक गौरव अहलूवालिया को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के जरिए परेशान किए जाने का मामला सामने आया है। इसके लिए आईएसआई ने उनके घर के बाहर कई लोगों की तैनाती की है। साथ ही गौरव अहलूवालिया को डराने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं बाइक के जरिए गौरव अहलूवालिया का पीछा भी किया गया। मामला 2 जून का है, जब पाकिस्तान में भारत के डिप्टी चीफ गौरव अहलूवालिया से बदसलूकी की गई थी। जब गौरव अपने घर से बाहर निकल रहे थे, तभी वहां आईएसआई के लोग कार और बाइक के साथ खड़े थे और बाद में उनका पीछा भी करने लगे। बता दें कि भारतीय राजनयिकों को परेशान करने का आईएसआई का यह पुराना पैंतरा है। केंद्र सरकार ने तबलीगी जमात के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले 2200 विदेशी जमातियों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की है। सरकार 2200 जमातियों पर 10 साल तक के लिए भारत में एंट्री पर पाबंदी लगाने जा रही है। अब ये जमाती 10 साल तक भारत में नहीं आ सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय 47 देशों के इन विदेशी जमातियों को ब्लैक लिस्ट कर रहा है। बता दें कि ये सभी जमाती मरकज में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें शामिल हुए थे। सरकार ने जमातियों पर देश में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाया था। साथ ही जमातियों ने वीजा मानदंडों का उल्लंघन करने पर नाखुशी भी जाहिर की थी। तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों में बांग्लादेश, मलेशिया,
सूडान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरबिया और फिलीपींस, रूस और श्रीलंका जैसे देशों के लोग शामिल हैं। और इससे पहले ही तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले 960 विदेशी नागरिकों को गृह मंत्रालय ब्लैकलिस्ट कर चुका है। भोपाल से एक अच्छी खबर मिल रही है, जहां आज कोविड हॉस्पिटल चिरायू अस्पताल से 41 मरीज डिस्चार्ज होने जा रहे हैं। सभी को बताया जा रहा है डिस्चार्ज करने की तैयारी कर ली गई है। सभी की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है, जिसके बाद अब उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। भोपाल में अब तक करीब 1100 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। और वहीं एक और अच्छी खबर भोपाल से ये मिल रही है कि प्लाज्मा थेरेपी से पहली बार मरीज ठीक हुए हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल से 4 मरीजों के प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने की खबर मिल रही है। फिलहाल मरीजों को डिस्चार्ज किया जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी से पहली बार ये मरीज ठीक हुए हैं। 4 मरीज जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान निसर्ग के असर के चलते समूचे मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच प्रदेश के 27 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि निसर्ग के असर के चलते गुरुवार को भोपाल में 36 मिलीमीटर, होशंगाबाद में 26 मिलीमीटर, सागर में 49 मिलीमीटर, रीवा में 22 मिलीमीटर और रायसेन में 46 मिलीमीटर के साथ कई जिलों में बारिश हुई। भिंड से खबर, जहां बारिश होने की वजह से हजारों क्विंटल सरसों जो खुले में रखा था वो बताया जा रहा है पानी में भीग गया है। काफी नुकसान हुआ है। खरीदी केंद्रों में जो सरसों की फसल खुले में रखी थी, इस कारण ये नुकसान हुआ है। हालांकि सरसों की खरीदी एक हफ्ते पहले ही बंद हो चुकी है। 8000 क्विंटल सरसों का नुकसान होना बताया जा रहा है। जो सरसों भीगी है, कलेक्टर के मुताबिक उसके लिए सोसाइटी जिम्मेदार है। यहाँ 5000 का टन की खरीदी हुई थी। कुछ तो टीन में रखे थे, कुछ उन पे रखे थे खुले में जाना थे। तो उनको हमने वहाँ पे भेजा बियर हाउस में, तो फिर ने वापस कर दिए। क्यों? क्योंकि वे भीगे थे और त्रिपाल की व्यवस्था थी नहीं। मांग की थी पर नहीं मिली। सुखाएंगे फिर डालेंगे और नहीं होगी तो व्यवस्था करेंगे।